welcome to DICS. This is Dr. Radhika Kalola and today we are going to discuss about radar technology and sonar technology. So these two technology you have often heard when you are learning about defense technology. तो आज हम यही देखने वाले हैं कि सोनार एंड रडार काम कैसे करता है और ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये दो टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रडार के साथ। तो पहले तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? What does radar stands for? Radar मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। This radar technology is based on radio waves. ये किस पे बेस्ड होता है? रेडियो वेव पे बेस्ड होता है, राइट? किस पे बेस्ड होगा ये? रेडियो वेव्स पे बेस्ड होता है। तो रडार टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा रेडियो वेव्स क्या होता है, और रेडियो वेव्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, क्योंकि जो रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट है यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पहले बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें दो चीजें हैं, वन इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज मैग्नेटिक कंपोनेंट। फर्स्ट क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा? मैग्नेटिक कंपोनेंट। मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज मैग्नेटिक कंपोनेंट, राइट? और ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस वेव इज ट्रैवलिंग, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है? और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रहा है तो सपोज ये मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ओके? तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक्स एक्सिस से कैसा है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है, राइट? और यहाँ पे मैंने दूसरा कंपोनेंट बना दिया, दूसरा कंपोनेंट जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो होगा आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहे, ये आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल क्रिएट करते हैं, ओके? तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कहाँ होता है? जहां पे भी कोई भी चार्ज पार्टिकल जो रहता है ना, चार्ज पार्टिकल अगर वो मोशन में है, चार्ज पार्टिकल को अगर आप मोशन में लेके आओ तो वहां पे क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो सकती है अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है। अगर वही चार्ज पार्टिकल स्टैटिक फॉर्म में, मतलब वो कहीं नहीं हिल रहा है, अपनी जगह पे बैठा हुआ है मस्त, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होना है तो वहां पे चार्ज पार्टिकल मोशन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर सन एंड दिस इज द अर्थ, ठीक है? सन से बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट इज योर गामा रेस, गामा रेस के बाद आती है एक्स रेस, एक्स रेस के बाद क्या है यहाँ पे? यूवी रेस, यूवी रेस के बाद आता है विजिबल लाइट। क्या आता है? विजिबल लाइट। विजिबल के बाद यहाँ पे क्या आएगा? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव। कौन सा आता है? माइक्रोवेव। एंड आफ्टर द माइक्रोवेव देयर इज रेडियो वेव। जो ये बहुत सारी वेव का पूरा एक स्पेक्ट्रम बनता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बिकॉज ये सारी वेव कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। And this electromagnetic spectrum consists of this all waves, okay? Now, सन जो है क्या एमिट करता है? सन एमिट करता है लाइट जो हमें दिखती है। लाइट के साथ साथ वो बहुत सारी और भी चीजें, मतलब लाइट तो ये वाला हो गया विजिबल लाइट जो हमें दिखता है, पर इसके साथ साथ वो गामा रेज भी एमिट कर रहा है, इसके साथ साथ वो एक्स रे भी एमिट कर रहा है, देन यूवी रेज भी एमिट कर रहा है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एवरीथिंग इज एमिटेड फ्रॉम द सन। और ये सन से जो एमिट होके पहुंच रहा है कहाँ पे? अर्थ पे पहुंच रहा है, ठीक है? बट आपको पता होगा कि अर्थ पे एक्सरे और गामा रेज ऑलमोस्ट आता ही नहीं है।
क्यों नहीं आता? बिकॉज अर्थ के आजू बाजू जो लेयर है, थर्मोस्फियर, जो लास्ट लेयर है, एक्सोस्फियर के नीचे जो लेयर रहता है, थर्मोस्फियर, ठीक है। अर्थ के बहुत सारे लेयर्स है ना, फर्स्ट लेयर इज योर ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। तो थर्मोस्फियर यहाँ पे गामा रेज और एक्स रेज को एब्सॉर्ब कर लेता है। क्यों एब्सॉर्ब कर लेता है? क्यों अंदर तक नहीं आ पाता? बाकी वेव क्यों अंदर तक आ पाती है? तो उसका रीजन पहले हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वेव। ये क्या है? आपका वेव है, राइट? दिस इज योर वेव, ओके। वेव लेंथ क्या होता है पहले ये पता करते हैं। तो ये हो गया आपका एक वेवलेंथ। कोई भी वेव में बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं। दिस इज योर वेवलेंथ, वन वेवलेंथ। दिस इज योर सेकंड वेवलेंथ। इसको वेवलेंथ बोला जाता है। अभी वेवलेंथ इसको भी बोला जाता है, किसको? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। ये जो है ना हायर एप्लीट्यूड पे ऊपर जा रहा है जो, उसे बोलते हैं क्रेस्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेवलेंथ। And distance between two trough is also known as wavelength. इसको क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। तो ये तो हो गया आपका वेवलेंथ। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो गामा रेज जो है वहां पे वेवलेंथ कैसा होता है? बाय द वे दिस इज द सिंबल ऑफ वेवलेंथ, लैम्बडा, ओके। लैम्बडा इज अ सिंबल ऑफ वेवलेंथ। तो गामा रेज में वेवलेंथ कैसा रहता है? छोटा रहता है। बट अब गामा से रेडियो की तरफ बढ़ेंगे, रेडियो की तरफ पहुंचेंगे, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। गामा में वेवलेंथ कैसा था? गामा में वेवलेंथ ऐसा है, छोटू सा वेवलेंथ है, ओके। अगर आप रेडियो वेव की बात करते हो तो रेडियो वेव में वेवलेंथ कैसा हो जाएगा? बड़ा। वेवलेंथ कैसा हो गया? बड़ा वेवलेंथ हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे वेवलेंथ छोटा है, यहाँ जैसे आप रेडियो वेव की तरफ बढ़ोगे वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा। सेकंड कंपोनेंट की, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गामा रेज में मैक्सिमम होती है, राइट? और जैसे आप गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ बढ़ोगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। ये कैसे हो रहा है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड में ये पूरा एक वेव पास हो रहा है, डन। यहां पे भी हमने क्या किया? 1 सेकेंड में ये पूरा एक वेव पास करवाया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 सेकेंड में कितना वेवलेंथ पास हुआ? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 3 वेवलेंथ पास हुए। जबकि यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड में कितना वेवलेंथ पास हुआ? दिस इज योर फर्स्ट वेवलेंथ एंड दिस इज योर सेकेंड वेवलेंथ। सिर्फ 2 वेवलेंथ पास हुए। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है कि सेम टाइम में कितना वेवलेंथ पास हो रहा है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। जितना वेवलेंथ ज्यादा पास होगा उतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जितना वेवलेंथ 1 सेकेंड में कम पास हो रहा है उतना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम रहेगी, ओके। तो ये हो गया सेकेंड थिंग, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद जो हम देखते हैं वो होता है एनर्जी। अभी एनर्जी किस वेव में ज्यादा होती है, मतलब गामा में ज्यादा है या रेडियो वेव में ज्यादा है, ये समझने से पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज E equals to HF। हियर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। E फॉर एनर्जी एंड F फॉर फ्रीक्वेंसी। ये हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, डिराइव किया ये फॉर्मूला। ये कैसे डिराइव हुआ, फॉर्मूला कहाँ से आया, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? इन दोनों का रिलेशन। ये फॉर्मूला से हमें क्या रिलेशन डिराइव हो रहा है? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना उस वेव में एनर्जी ज्यादा। मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा? इस वेव में फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, राइट? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी गामा में। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगा ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बट जबकि अगर इधर आओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, और फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो एनर्जी भी यहाँ पे कम हो जाएगा। डन? तो ये हो गया आपका 3 रिलेशन। हमने कौन सा 3 रिलेशन देखे? फर्स्ट इज वेवलेंथ, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इज एनर्जी। अभी लास्ट जो हम रिलेशन की बात करने वाले हैं वो है पेनिट्रेशन पावर। क्या है? पेनिट्रेशन पावर। मतलब कितना, कौन सा वेव कितना ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, कोई भी चीज में कौन सा वेव ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा। गामा रेज जो होती है उसका पेनिट्रेशन पावर इज मैक्सिमम बिकॉज एनर्जी मैक्सिमम है।
जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वो अंदर जा पाएगा। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर कौन सा किसका ज्यादा होगा, गामा का ज्यादा होगा। बट जैसे ही आप रेडियो की तरफ आओगे, रेडियो वेव की तरफ आओगे, पेनिट्रेशन पावर डिक्रीज हो जाएगा। पेनिट्रेशन पावर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। दिस इज द फोर्थ रिलेशन। एंड लास्ट रिलेशन इज योर डिस्टेंस, कि कौन सा वेव कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जितना बड़ा वेवलेंथ उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर हो पाएगा, ठीक है। डिस्टेंस एंड वेवलेंथ बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे बड़ा वेवलेंथ है तो ये डिस्टेंस भी ज्यादा कवर कर पाएगा, और यहाँ पे वेवलेंथ छोटा है तो ये डिस्टेंस भी कम कवर कर पाता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि थर्मोस्फीयर में क्यों रुक गया, बिकॉज यहाँ पे इसका वेवलेंथ छोटा है तो ये डिस्टेंस ज्यादा कवर नहीं कर पाएगा, अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, फिर ये सन से अर्थ थर्मोस्फीयर तक कैसे पहुंचा, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में है वैक्यूम, राइट। और इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम ऑल्सो, दे डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। बट जैसे ये थर्मोस्फीयर के पास पहुंचता है, वहां पे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं, और ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इसको आगे तक नहीं पहुंचने देते, किसको, गामा रेज एंड एक्स रेज को। काफी हद तक यूवी रेज को भी रोक लेते हैं, पर थोड़ा बहुत यूवी रेज पहुंच जाता है अर्थ की सरफेस पे, जिसकी वजह से स्किन कैंसर और कैटरेक्ट ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है। इवन इट कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो, राइट। बाकी विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ये तो पूरा का पूरा अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स जो हमने यहाँ पे पढ़ा, इन्हीं रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है आपके रडार टेक्नोलॉजी में। जो हमने देखना है ना अभी रडार टेक्नोलॉजी, ये रडार टेक्नोलॉजी में यूज किसका किया जाता है, इसी रेडियो वेव का यूज किया जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर ट्रांसमीटर, रडार ट्रांसमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हो रडार ट्रांसमीटर। और ये रडार ट्रांसमीटर क्या करते हैं, रडार ट्रांसमीटर रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं, और जैसे ये रेडियो वेव एमिट होके आगे की तरफ जाता है वो चला जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वापस नहीं आएगा। बट अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट मिल गया उसको, तो क्या हो गया, रेडियो वेव टकराएगा। अभी इस ऑब्जेक्ट के साथ टकराया रेडियो वेव, जैसे इस ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगा ना रेडियो वेव, वो वापस रेडियो वेव रिफ्लेक्ट बैक होगा। वापस क्या होगा, रेडियो वेव रिफ्लेक्ट बैक होके कहां पे आएगा, रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ पे रिसीवर के पास पहुंचेगा। यहाँ पे रिसीवर एंटेनाज लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, रिसीवर एंटेनाज। और ये रिसीवर एंटेना किसको डिटेक्ट करता है, जो रिफ्लेक्ट होके रेडियो वेव्स आए उसको। डन। अभी यहाँ पे आपको लगेगा कि इससे रेडियो पता कैसे चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, ये कैसे पता चल रहा है, राइट। ये आपके दिमाग में अभी एक क्वेश्चन होगा, करेक्ट। तो कैसे पता चल रहा है वो देखते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बीच में कोई टारगेट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो रेडियो वेव तो चला जाता, बट बीच में ऑब्जेक्ट है, उस वजह से रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होके वापस एंटेना के पास आया, राइट। जब रेडियो वेव गया था तब उसका वेवलेंथ, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका एनर्जी कुछ अलग था, पर जब टकरा के वापस आया तो उसका वेवलेंथ चेंज हो गया, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, उस वेव का एनर्जी भी चेंज हो गया। तो इन्हीं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से हम पता कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड कितना होगा, वो कितनी स्पीड में हमारी तरफ आ रहा है, वो कितने डिस्टेंस पे है, वो कितनी डिस्टेंस की दूरी पे हमसे है अभी, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये भी हम पता कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हम रडार टेक्नोलॉजी में पता कर सकते हैं, कैसे, विद बाय यूजिंग रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव को यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि उसका स्पीड कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है, उसका लोकेशन कैसा है, ठीक है, कहाँ पे, उसका लोकेशन कहाँ पे। अभी आपको लगेगा कि वापस तो आ गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद रिसीवर ने, मतलब जो रिसीवर एंटेनाज होते हैं, उसने रिसीव भी कर लिया, पर उससे भी कैसे पता चला, उससे कैसे पता चलता है, यहाँ पे पीछे पूरा एक प्रोसेसर होता है, और ये प्रोसेसर है वो इस सारे वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें ये सारी चीजें मिलती है, स्पीड, डिस्टेंस एंड लोकेशन। ओके फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रडार टेक्नोलॉजी।
तो यहाँ पे रडार टेक्नोलॉजी हो गया खत्म। सेकंड हम देखने वाले हैं उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है रडार टेक्नोलॉजी। डन। तो पहले तो हम देखेंगे डिफेंस में यूज होता है, डिफेंस में अलग अलग जगह ये यूज होता है। तो डिफेंस में जो यूज होते हैं एयर डिफेंस रडार्स होते हैं। एयर डिफेंस रडार्स क्या होते हैं, अभी इजराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा है, राइट, इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, पैलेस्टीन मिसाइल डाल रहा है और इजराइल भी मिसाइल छोड़ रहा है। तो पैलेस्टीन से अगर कोई मिसाइल आ रही है तो इजराइल उसको इंटरसेप्ट कर देता है, मतलब उसको गिरा देता है, उस मिसाइल को खत्म कर देता है। वो मिसाइल कहाँ से आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, उसकी लोकेशन क्या है, वो हमने कैसे पता की, रडार्स के थ्रू पता की। उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज योर एयर डिफेंस रडार्स। ठीक है। डिफेंस में दूसरा जो रडार का यूज होता है वो है मिसाइल कंट्रोल रडार्स। मतलब एक बार आपने मिसाइल को लॉन्च कर दिया, बट मिसाइल को कहाँ जाना है, कहाँ पे जाके अटैक करना है उसको, वो कौन बता रहा है, यहाँ पे रडार बता रहे हैं, क्योंकि उस मिसाइल में जो कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम है वहां पे क्या सिस्टम है, रडार सिस्टम है। फाइन, दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन इन डिफेंस। थर्ड एप्लीकेशन है एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार। मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार माने क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दो फाइटर प्लेन जा रहे हैं, दो फाइटर प्लेन के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो आपस में टकरा जाएंगे, राइट। तो ये डिस्टेंस जो मेंटेन रहता है वो किसकी वजह से रहता है, रडार की वजह से, कि इतना डिस्टेंस मेंटेन रहना ही चाहिए। मतलब यहाँ पे एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, रडार। तो यहाँ पे भी रडार टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। फिर ग्राउंड सर्विलेंस, जो सर्विलेंस किया जाता है ग्राउंड लेवल पे, वहां पे भी रडार का यूज किया जाता है, और नेविगेशन में भी रडार्स का यूज किया जाता है। तो ये हो गया रडार का एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ हम रडार को यूज कर रहे हैं, राइट। रडार के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है सोनार। वो क्या है, सोनार है। ठीक है। रडार के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर सोनार। नाउ हाउ सोनार वर्क्स एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार, पहले वो देखते हैं। सोनार माने क्या होता है, सोनार माने साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये है सोनार का फुल फॉर्म। जैसे हम रडार में रेडियो वेव का यूज कर रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे सोनार में हम साउंड वेव का यूज करते हैं। कौन सी वेव का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे साउंड वेव्स का यूज किया जा रहा है। आपकी रेडियो वेव थी वो क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, है ना, अभी बताया मैंने, उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, जो कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, उसको मीडियम नहीं चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, जो साउंड वेव्स है वो एक मैकेनिकल वेव है। क्या है, मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए रहता है प्रोपोगेशन के लिए। अगर मैकेनिकल वेव को आगे बढ़ना है तो उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूं अभी, तो मेरे मुंह के आगे जो एयर है वो कंप्रेस हो रही है, राइट, फिर वो रिलीज होगी, रिलीज होने के बाद उसके आगे जो एयर है उसको कंप्रेस करेगी, अगेन इट विल रिलीज एंड इट विल कंप्रेस द एयर जो उसके आगे। इस तरीके से ये आगे मूव करता है। मतलब अगर यहाँ पे ये पार्टिकल्स नहीं होते, मेरे मुंह के आगे पार्टिकल्स नहीं होते, तो साउंड वेव आगे मूव ही नहीं कर पाता। इट मीन्स उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। क्या चाहिए उसको, मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक वेव्स भी देख लो, अर्थक्वेक वेव्स जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, अर्थक्वेक वेव्स में क्या होता है, पी वेव एंड एस वेव, बॉडी वेव्स का जो दो टाइप है। ठीक है। ये जो बॉडी वेव्स है उसको भी ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। और अगर मीडियम नहीं होगा तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। हमने देखा था मतलब शेडो जोन्स हमने पढ़े होंगे उसमें, राइट, पी वेव और एस वेव के अलग अलग बन रहे हैं। वो अलग अलग भी क्यों बन रहे हैं, बिकॉज एक वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से जा रहा है, और जो एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड में ही जा पाता है, राइट। तो एक को मीडियम चाहिए, मतलब सॉरी, मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए रहता है, मीडियम चाहिए रहता है ट्रैवल करने के लिए। साउंड वेव इज ऑल्सो मैकेनिकल वेव। योर अर्थक्वेक वेव्स, मतलब कि जो सिस्मिक वेव्स है, दे आर ऑल्सो मैकेनिकल वेव्स, उनको भी मीडियम चाहिए रहेगा ट्रैवल करने के लिए। मीडियम के बिना वो आगे प्रोपोगेट नहीं कर पाएंगे। डन। अब ये सोनार काम कैसे करता है, हमने ये तो देख लिया कि रडार में रेडियो वेव का यूज होता था और सोनार में साउंड वेव का यूज होता है। यूज कैसे होता है, यहाँ पे सोनार को यूज कैसे किया जाता है। रडार जैसे हम एयर में यूज करते थे ना, कोई भी अगर नेबर कंट्री का या फिर एनिमी कंट्री का कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी टेरिटरी के अंदर आ रहा है, तो हम इजीली एयर में डिटेक्ट कर सकते हैं। किसको, कोई भी ऑब्जेक्ट को।
किसके थ्रू? रडार्स के थ्रू। बट अगर पानी में कोई चीज आ रही है, वाटर टेरिटरी है ना हमारा, तो कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है, राइट? इंडिया तीनों साइड हमारा क्या है? कोस्ट लाइन है। तो हमें यहाँ पे इसको सेफ गार्ड करने के लिए, मतलब तीनों साइड को सेफ गार्ड करने के लिए, इंडियन पेनिनसुला को सेफ गार्ड करने के लिए हमें कौन सा सिस्टम की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे सोनार सिस्टम, राइट? तो पानी में क्या यूज होता है? वाटर टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम आपके सबमरीन्स में भी लगे हो सकते हैं या फिर शिप के नीचे भी यहाँ पे लगे रहते हैं। अब ये सोनार सिस्टम यूज कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपकी वाटर टेरिटरी के अंदर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो आपकी वाटर टेरिटरी के अंदर आ गया और आपका क्या यहाँ पे शिप है जो सर्विलेंस कर रहा है, और ये जो शिप सर्विलेंस कर रहा है उसके नीचे क्या लगे हुए हैं? उसके नीचे लगा हुआ है सोनार, राइट? अभी सोनार में भी सेम चीज हो रही है। एक होगा ट्रांसमीटर, क्या होगा? ट्रांसमीटर। और ये ट्रांसमीटर क्या ट्रांसमिट करेगा? ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा साउंड वेव्स। जैसे रडार में रेडियो वेव ट्रांसमिट हो रही थी, वैसे सोनार में साउंड वेव ट्रांसमिट होगी। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता तो साउंड वेव नीचे चली जाती, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये जो साउंड वेव आई वो टकराएगी किससे? इस ऑब्जेक्ट से। जैसे ही टकराएगी ये वापस से रिफ्लेक्ट बैक होगा, कहाँ पे? शिप की तरफ। और शिप की सरफेस पे यहाँ पे सोनार टेक्नोलॉजी के अंदर ही क्या लगे होंगे? रिसीवर एंटेनास लगे होंगे। क्या लगे होंगे? यहाँ पे रिसीवर्स लगे होंगे। और रिसीवर क्या रिसीव कर रहे हैं? इन वेव्स को रिसीव कर रहे हैं जो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आए। जैसे ही रिसीवर ने इसको रिसीव किया, इस वेव को रिसीव किया, यहाँ पे पीछे ये होगा प्रोसेसर। पीछे क्या होगी? इस वेव का प्रोसेसिंग होगा। यहाँ पे एक प्रोसेसर फिट होगा जहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी, उसका वेवलेंथ, उसका कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, एवरीथिंग। और उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग इस वेवलेंथ में क्या चेंज आया, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आया, एनर्जी में क्या चेंज आया, जो भी प्रोसेसर ने इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा कि उसका स्पीड कितना है, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, एंड वो कितने डिस्टेंस पे अभी सिचुएटेड है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे अभी सिचुएटेड है, ये चीजें हमें यहाँ पे सोनार टेक्नोलॉजी से भी पता चल सकती है। बट सोनार टेक्नोलॉजी से हमें वाटर के अंदर की चीजें पता चल रही है, रडार की हेल्प से हमें हवा में क्या चीज हो रही है, हवा में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया सोनार और रडार टेक्नोलॉजी। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पे हमने सोनार और रडार टेक्नोलॉजी देख लिया, ये काम कैसे करता है ये देख लिया, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये भी देख लिया, राइट? नाउ देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू। सोनार टेक्नोलॉजी को हम हवा में क्यों यूज नहीं करते, इसको क्यों पानी में यूज किया जाता है? एंड वाइस वर्सा, रडार टेक्नोलॉजी को हम एयर में क्यों यूज करते हैं, उसको पानी में क्यों यूज नहीं करते? इसका आंसर वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है? फाइन। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर इज, जो सोनार टेक्नोलॉजी है और रडार टेक्नोलॉजी, उसमें वेव्स अलग अलग यूज होती है। तो रडार में कौन सी वेव यूज होती है? रडार में जो वेव यूज होती है, रडार में जो वेव यूज होती है वो कौन सी वेव है? रेडियो वेव है, राइट? रडार टेक्नोलॉजी में जो वेव यूज होती है वो है रेडियो वेव। और मैंने बताया था रेडियो वेव का पेनिट्रेशन पावर इज वेरी लेस, पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है। क्यों? बिकॉज एनर्जी कम है, राइट? ये चीज समझ में आ गया ना, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। अभी दूसरा चीज यहाँ पे क्या है? दूसरा चीज डेंसिटी देखो अभी मीडियम की, वाटर एज अ मीडियम एंड एयर एज अ मीडियम, किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? वाटर का डेंसिटी विल बी हायर देन द डेंसिटी ऑफ एयर, राइट? तो यहाँ पे इसका एयर का डेंसिटी कम है, तो इजीली रेडियो वेव एयर के अंदर तो पेनिट्रेट कर सकती है, बट इसका डेंसिटी वाटर का ज्यादा होने की वजह से रेडियो वेव ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी वाटर के अंदर, ज्यादा डिस्टेंस तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। ओके, सो दिस इज द रीजन रेडियो वेव को हम पानी में यूज नहीं करते। डन। सेकेंड, जो सोनार है उसका हम यूज पानी में क्यों करते, हवा में क्यों नहीं करते? तो पानी में इसलिए किया जाता है बिकॉज सोनार जो है उसमें यूज होता है साउंड वेव। क्या यूज होता है? साउंड वेव का यूज किया जाता है, करेक्ट? और साउंड वेव को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। जितना मीडियम का डेंसिटी ज्यादा होगा उतना बहुत अच्छे से प्रोपोगेशन होगा। तो कौन सा मीडियम का डेंसिटी ज्यादा होता है, वाटर या एयर? ऑफ कोर्स वाटर का डेंसिटी इज मोर देन एयर का डेंसिटी, तो ये वाटर में अच्छे से प्रोपोगेट कर पाएगा एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ, चलो।
फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टेइंग नियर बाय रेलवे स्टेशन, आपका घर रेलवे स्टेशन के आजू बाजू कहीं है, मतलब विद इन 4 किलोमीटर, 4 to 5 किलोमीटर। अगर समर है तो आपने नोटिस किया होगा कि जो ट्रेन के जो हॉर्न सुनाई देते हैं ना, ट्रेन की जो आवाज सुनाई देती है वो हमें नहीं सुनाई देती। बट विंटर में सेम लोकेशन पे आपको ट्रेन का आवाज सुनाई दे रहा है। कैसे? क्योंकि विंटर में क्या हो रहा है, विंटर में मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ गए, ठीक है, और समर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने की वजह से साउंड वेव अच्छे से प्रोपोगेट नहीं कर पाता, एक ज्यादा डिस्टेंस तक प्रोपोगेट नहीं कर पाता। जब मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक होते हैं तब साउंड वेव ज्यादा दूरी तक प्रोपोगेट कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है विंटर्स में, और यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई समर्स में। तो सेम चीज यहाँ पे भी देख लो, एयर में डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, तो वाटर में साउंड वेव बहुत अच्छे से प्रोपोगेट कर पाएगा, राइट, और अच्छे से प्रोपोगेट कर पाएगा तो साउंड वेव का यहाँ पे रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा एज कंपेयर टू एयर। एयर में क्या एक और चीज होती है, एयर में बहुत सारे साउंड्स होते हैं, और इन बहुत सारे साउंड की वजह से इंटरमिक्सिंग भी हो सकता है। तुमने कोई ट्रांसमिट किया साउंड वेव और वो साउंड पॉल्यूशन में जाके वो मिक्स हो गया, तो रिजल्टेंट जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हम साउंड वेव सोनार को कहाँ पे यूज नहीं करते, हवा में यूज नहीं करते, पानी में ही यूज करते। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सोनार एंड रडार। एंड नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज स्टील्थ टेक्नोलॉजी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी को लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी, राइट। अब ये लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी क्या है? लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी माने क्या होता है? पहले तो फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, और अगर ये स्पेस क्राफ्ट के ऊपर हमने क्या लगा दिया, स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगा दिया, तो ये स्पेस क्राफ्ट को डिटेक्ट कौन नहीं कर पाएगा? रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये रडार से बच सकता है किस केस में? अगर इसके ऊपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। अभी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में ऐसा तो क्या होता है कि भाई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में दो चीजें की जाती है। फर्स्ट यहाँ पे जो किया जाता है, शेप में मॉडिफिकेशन किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे शेप थोड़ा सा पतला सा नैरो शेप है, राइट। नॉर्मली क्या होगा कि रेडियो वेव अगर हम यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, रिसीवर उसे रिसीव करता है और पीछे पूरा प्रोसेसिंग होता है, राइट। ये चीज नॉर्मली ऐसा होता है रडार में। बट जहां पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, रेडियो वेव को हमने ट्रांसमिट किया, ये रिफ्लेक्ट होके हमारी डायरेक्शन के साइड नहीं आएगा, ये कहीं और एमिट हो जाएगा, मतलब ये डिस्पर्स हो जाएगा दूसरी डायरेक्शन में। अगर ये दूसरी डायरेक्शन में चला गया तो हमारा रडार इसको डिटेक्ट कर पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा। तो ये रडार से बच सकता है अगर इसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है तो। और ये कैसे हुआ? शेप की वजह से, हमने शेप कुछ मॉडिफाई कर दिया और शेप मॉडिफिकेशन की वजह से ये चीज पॉसिबल है। डन। सेकेंड आप क्या कर सकते हो? सेकेंड यहाँ पे मटीरियल का यूज करके इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो रडार से। यहाँ पे कुछ मटेरियल होते हैं जो रेडियो वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अगर रेडियो वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो अगर कोई मटेरियल हमने यहाँ पे पूरा कोटिंग कर दिया, इसके ऊपर हमने एक मटेरियल का कोटिंग कर दिया और ये जो मटेरियल है वो रेडियो वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपने क्या किया? आपने रेडियो वेव को सेंड किया, राइट। जैसे ही रेडियो वेव गया, इस मटेरियल ने रेडियो वेव को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये वापस आ पाएगा? इधर नहीं आ पाएगा। और अगर वापस नहीं आ रहा तो यहाँ पे रिसीवर रिसीव नहीं कर पाएगा और कुछ प्रोसेस होगा नहीं, और ये बच जाएगा किससे? रडार से। सो दिस इज योर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे शेप मॉडिफिकेशन करके या रेडियो एब्जॉर्बेबल मटीरियल का यूज करके भी आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बना सकते हो, ठीक है। इंडिया के पास ऑलरेडी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल तेजस MK2, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। हमारे इंडिया के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, मतलब ये रडार से बच सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सोनार, radar and stealth technology. I hope you are clear with this 3 technology. Thank you and have a nice day.